नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्य, ईमानदारी और तपस्या की जीती जागती मिसाल हैं, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसाला वर्गीय फसलों में लहसुन का प्रमुख स्थान है, जिसकी वजह से बाजार में वर्ष भर इसकी मांग बनी रहती है। इसलिए लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस फसल में किए जाने वाले शस्य कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करते हुए कीट व रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी दीनानाथ धोते से। आज हम लहसुन की वर्तमान स्थिति जो है, सामयिक स्थिति, उस पर चर्चा करेंगे। लहसुन की फसल करीब 40 से 50 दिन की हो चुकी है और इस अवस्था में लहसुन की देखभाल करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जो कि फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानें। सबसे पहली बात जो खरपतवार नियंत्रण की है, उसमें इस अवस्था में चूँकि 40 से 45-50 दिन की फसल है, तो खरपतवारों का तो यद्यपि ज़्यादा असर इस समय नहीं होता है। फिर भी यदि कहीं पर खरपतवार दिखते हैं तो ये खरपतवार मुख्य फसल से, अपनी लहसुन की फसल से धूप के लिए, भोजन के लिए और नमी के लिए, तीनों ही चीज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारा जो उत्पादन है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है, माने उत्पादन में कमी आती है। तो हम इस समय किसी रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग न करते हुए गुड़ाई करेंगे और हाथों से गुड़ाई करके जो खरपतवार है उनको निकालेंगे। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गुड़ाई करने से जो लहसुन की बढ़वार है, जड़ों की बढ़वार है, वो अच्छी होगी और गाढ़ बनने का जो समय आगे आने वाला है उसमें ज़मीन नरम और भुरभुरी मिलेगी। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि खरपतवार नहीं भी है तो इस समय गुड़ाई करना अति आवश्यक है। लहसुन की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग और सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब दूसरी बात यह है कि खाद उर्वरक की, तो चूँकि हमने जब लहसुन लगाना था उस समय गोबर की खाद एवं दूसरी चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा दी है। इस समय लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हमको देना है और ये खड़ी फसल में हमको देना है। तो उसके पहले भी जैसे कि हमने खरपतवार नियंत्रण के लिए गुड़ाई की है, गुड़ाई करने के बाद में खड़ी फसल में हम बिखेर करके इसको दे सकते हैं और उसके बाद में हमको यदि नमी पर्याप्त नहीं है तो सिंचाई करना होगी। तो गुड़ाई करने के बाद में ये दे। इसके अलावा यदि मान लीजिए हम खड़ी फसल में भुरकाव करके टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से खाद नहीं देना चाहते हैं तो उस स्थिति में 19-19-19 जो कि पानी में पूर्णतः घुलनशील उर्वरक है, उसको 75 ग्राम 15 लीटर पानी की मात्रा में, जो 15 लीटर की टंकी छिड़काव के लिए होती है, उसमें घोल करके हम छिड़काव करके दे सकते हैं। यह बहुत ही लाभप्रद होता है। यहाँ पर एक बार ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 60 दिन की अवस्था के बाद में किसी भी प्रकार के उर्वरक देना उचित नहीं होगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सिंचाई की। तो उसको देखते हुए आवश्यकता अनुसार जब नमी की कमी पड़ेगी तो हम सिंचाई करेंगे। चूँकि ये बढ़वार की स्थिति है, इसमें पौधों की बढ़वार हो रही है, तो ऐसी अवस्था में पानी की कमी न हो, इस बात का ध्यान रखें। और आजकल ये भी देखा गया उत्तम विधि है सिंचाई के लिए ड्रिप, टपक सिंचाई से यदि सिंचाई करते हैं तो उससे ज़मीन कड़क नहीं होती है, नरम बनी रहती है। और चूँकि लहसुन जड़ वाली फसल है, कंद वाली फसल है, तो ये कंद के विकास में और जड़ों के विकास में बहुत ही लाभप्रद होती है। तो यदि संभव हो तो हम टपक सिंचाई से ही इसकी सिंचाई करें तो उत्तम होगा। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को कीट और रोग भी ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके चलते उत्पादन में कमी आ जाती है।
तो आप इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। लहसुन में पौध संरक्षण के लिए भी बहुत सावधान इस अवस्था में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके कीट नुकसानकारी नहीं है, लेकिन थ्रिप्स एक जो बहुत ही छोटा कीड़ा होता है, रवा का दाना होता है उससे उतना छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, आमतौर पर दिखता भी नहीं है, लेकिन ये पत्तियों से रस चूसता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कभी कभी लहसुन की पत्तियाँ जलेबी जैसे होती है, मतलब मुड़ने लगती है, तो ये भी थ्रिप्स के कारण होता है। थ्रिप्स जहाँ से रस चूसता है वहाँ पर बढ़वार रुक जाती है, दूसरे क्षेत्र से बढ़वार होने के कारण वो गोलाई में मुड़ने लगते हैं। इसके लिए कीट नाशक के रूप में मेटासिस्टाक्स की मात्रा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेंगे। आपको मालूम है लहसुन का पत्ता बहुत ही चिकना होता है, इसलिए इस पत्ती पर इसको चिपकाने के लिए जो भी एडेसिव यानी चिपकाने वाले पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों को उपयोग करेंगे, जिसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं। उनकी मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से ली जाती है। और पत्तियों से रस चूसने के कारण जो घाव बनता है वहाँ पर फफूंद आक्रमण करके इसमें फिर पर्पल ब्लास्ट जैसी बीमारियों को जन्म देता। तो इन लक्षणों के दिखने पर तो बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए अपन पहले से ही सावधान रहें। और इसके नियंत्रण के लिए हम जो डाइथेन M45 या मैंकोजेब जिसको कहते हैं, उसकी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा लेकर घोल का छिड़काव करेंगे। इस अवस्था में यदि इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो लहसुन की एक बहुत अच्छी फसल आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश में किसान पान की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही किसान बिहार राज्य जिला मधुबनी के ग्राम तमोरिया में रहने वाले संजय कुमार से मिलवाने जा रहे हैं, जो पान की खेती से न केवल अच्छा उत्पादन ले रहे हैं बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं सफलता की कहानी। पान का खेती 1994 ईस्वी से 5 कट्ठा ब्रेजा में कर रहा हूँ। को मार्च से लेके नवंबर तक लगाना चाहिए। पहले खेत को जुताई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसमें गोबर वर्मी कंपोस्ट डाल देना चाहिए, सिंचाई कर लेना चाहिए। उसके बाद सिंचाई करने के बाद आंतर बराबर करके उसके बाद स्लोपिंग होना चाहिए, पानी न अटकना चाहिए कभी बिल्कुल। रोपने से पहले बरेजे की तैयारी करनी पड़ती है। बरेजा तैयारी के लिए मुख्य रूप से बांस के लट्ठे, बांस, सूखी पत्तियों, सन और घास, तार आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका कहना है कि पान की कलमों को रोपाई के समय बोर्डा मिश्रण और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उपचारित किया जाता है ताकि बेलों को फफूंद व जीवाणुओं के प्रभाव से बचाया जा सके। उसके बाद उसको आंतर बनाकर रोप दिया जाता है पान का खेती बंगला पत्ता लेके। उसके बाद उसके लार से ऊपर से ढक दिया जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद उस लार को हटा दीजिए। उस लार को हटा के पौधा बड़ा हो जाए, उसमें से निकल जाए, उसके बाद मिट्टी डाल दीजिए। हल्का सा मिट्टी डालने के बाद पौधा सिंचाई कीजिए। उसके बाद खरपतवार जो भी होगा उसको उखाड़ते जाइए, बराबर खरपतवार ना रहे। उसके बाद पेड़ बड़े हो जाएगा, उसमें खरी डालते हैं, ये सरे, इसको खरी बोलते हैं हम लोग। ये खरी डालते हैं, उसको बाद इसको हम बांधते हैं। उसके बाद दवाई स्प्रे करते हैं कीटनाशक में। ये 3 दवा मिला के स्प्रे करते हैं। 15 दिन 15 दिन पर स्प्रे हम बराबर करते हैं। उसके बाद पौधा बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जड़ से पान तोड़ने लगते हैं। जड़ से पान तोड़ते जब हाइट हो जाता है पूरे, ये छप्पर में भिड़ गया तो उसको हम नीचे करते हैं। इन्होंने बताया कि पान की कलमें जब 6 सप्ताह की हो जाती हैं, तब उन्हें बांस की डंडी के ऊपर चढ़ाया जाता है। जब बेलें 2.5 से 3 मीटर की हो जाती हैं, तो बेलों में पुनः उत्पादन क्षमता विकसित करने हेतु उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है। संजय बताते हैं कि पान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बरेजे की देखरेख पर खास ध्यान देना पड़ता है। बारिश के मौसम में जल भराव से बरेजे को बचाना, कीट व्याधियों का समय पर नियंत्रण करना,
सही समय पर बेलों की कटाई छटाई इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली, दही और मट्ठी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जब 10-12 पान हो जाता है ना, उसके बाद हम जड़ से 2-3 पान तोड़ लेते हैं। और उसके बाद तोड़ने के बाद जब छप्पर में भिड़ जाता है ना पौधा, तो उसको हम नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद जब 10 पान कम से कम रहना चाहिए पेड़ में, उसके बाद पेड़ प्रोग्रेस करता है। धूप में पान नहीं तोड़ना चाहिए। धूप में जब पान टूटेगा तो वो खराब हो जाता है, धूप लगता है खराब हो जाता है। कोमल पदार्थ है ये। सुबह में आते हैं, पान तोड़ के उसके बाद घर पे ले जाते हैं, उसको एक एक करके छींटते हैं। छींटने के बाद उसको गुच्छा लगाते हैं। गुच्छा लगाने के बाद डबला, बांस का डबला, जो सड़ा हुआ पान है हल्का फुल्का, उसमें बांस का कैंची बना के हम काटते हैं अपना अनुसार से। उसके बाद उसको गुच्छा लगा के टोकरी में डाल देते हैं। टोकरी में डालने के बाद थोक विक्रेता कोई भी आए, उस व्यापारी को हम दे देते हैं। कि जून से लेके अगस्त तक ज़्यादा तोड़ाई होता है। इसमें महीने में 100 ढोली पान हम तोड़ते हैं। उसका रेट, महीने का जो रेट होता है ना, वो रेट में हेर फेर हो रहा है। तो 100 रुपये मैक्सिमम मान के चलिए, हम 100 रुपये ढोली बेचते हैं। 10,000 रुपया हुआ। 10,000 रुपये के बाद उसमें लागत है 4,000 रुपये। सिंचाई हो गया, खली हो गया, मजदूरी चार्ज हो गए, अपना मेहनत हो गए, टोटल मिला के 4,000 खर्च हो जाता है। बाकी बचा है 6,000 रुपये। 6,000 में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने बेर के बगीचे लगाए हैं, उनमें फलन की अवस्था चल रही है। और यदि आप गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बेर के बाग में सिंचाई करते हुए कीट और रोग नियंत्रण जरूर करें, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाई जिन लोगों ने बेर के बगीचे लगा रखे हैं, अब देखने में आ रहा है कि बेर के जो फल हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और परिपक्वता की ओर जाने को हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन है, तो सिंचाई कर देने से अभी क्या होगा, जो फलों की बढ़ोतरी रुक गई, चूँकि वर्षा नहीं हुई। हमारी जो वर्षा इस समय हुआ करती थी इन महीनों में, तो उससे फलों के आकार घट जाएगा। अगर सिंचाई है, पर्याप्त सिंचाई कर देते किसान भाई, कम से कम एक सिंचाई दे देंगे तो फलों के आकार में बराबर वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो बेर में एक सिंचाई देना इस समय अनिवार्य है। किसान भाइयों, बेर के बाग में कई कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसमें एक मुख्य कीट है छालभक्षी कीट। ये कीट नई शाखाओं के जोड़ पर छाल के अंदर घुसकर जोड़ को कमजोर कर देता है। फलस्वरूप वे शाखा टूट जाती है, जिससे उस शाखा पर लगे फलों का सीधा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत को साफ सुथरा रखें, गर्मी में पेड़ों के बीच में गहरी जुताई करें। अधिक नुकसान होने पर डाइक्लोरवास 76 EC 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर नई शाखाओं के जोड़ों पर 2-3 बार छिड़काव करें, या फिर रुई को दवा में भिगोकर लकड़ी की सहायता से छेदों को बंद कर दें, या फिर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर दें। विशेषकर ये देखा गया है कि बेर के जो फल हैं, उन फलों में कीट अंदर निकल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फल छेदक। फल छेदक एक मक्खी होती, तितली होती है। वो फल छेदक तितली शुरू में जब छोटे छोटे फल होते हैं, उसी अवस्था में अंडे दे देती है, और ये अंडे फल के अंदर छेद करके देती है, और फिर छेद बंद हो जाता है और ये अंडे अंदर ही फल के फूटते हैं, और उससे जो इल्ली निकलती है वो अंदर उसका जो पल्प है, गूदा है, उसको खाती रहती है और बड़े होकर वो पुनः बाहर निकलती है। इस प्रकार से फल का जो गूदा है वो खराब हो जाता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, और फल गिरते भी हैं बहुतायत में। और अगर फल नहीं भी गिरते हैं तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाने से बाजार भाव नहीं मिलता किसान भाइयों को। तो इसके उपचार सबसे अच्छा ये कि किसान भाई शुरुआती तौर पर जब कटाई छटाई कर देते हैं बेर की मई जून के माह में, उस समय आसपास सफाई रखें, मेढ़ों की सफाई रखें। साथ ही साथ पहला इस पे जैसे ही नई कोपल आती है, नए पत्तियां आती हैं, तो हमारे किसान भाई उसमें क्लोरोपाइरीफास या आपका इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार कर दें। इसके लिए 1 से 2
मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाएं और उसका स्प्रे इस प्रकार करें, छिड़काव इस प्रकार करें कि पूरा की पूरा पेड़ जो है वो पानी से अच्छी तरह से तर हो जाए, पत्तियों से जो हमने छिड़काव कर रहे हैं जो घोल बना है वो टपकने लगे। तो इस प्रकार से अगर 2 बार छिड़काव कर दिया जाए तो इस तितली का प्रकोप नहीं हो पाता, इस कीट का प्रकोप नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त किसान भाई देखेंगे कि जब मौसम गर्म हो और नमी ज़्यादा हो वातावरण में तो एक भभूतिया रोग पत्तियों पर लगता है और जिससे पत्तियां पहले भभूति रंग का उसमें ऊपर एक पूरी एक सतह बनती है और फिर धीरे धीरे पत्ती काली होकर सूख के गिरने लग जाती है। इसके लिए किसान भाई हमारा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर कर दें, इससे इस रोग का निदान हो जाता है और इससे होने वाले नुकसान को रोककर किसान भाई भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपनी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अनूपपुर जिला ग्वालियर के कृषक अनोखे लाल ने। यह सरसों की फसल में लगने वाले माहू कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनोखे लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो सरसों लगाने का सही समय है वो अक्टूबर से शुरू होता है। अगर हम सरसों को सही समय पर लगाते हैं तो हम कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। फिर भी दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में किसान भाइयों को सरसों की फसल में कई तरह के कीड़े मकोड़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है माहू। माहू का प्रकोप जब वातावरण में नमी अधिक हो जाती है और वर्षा होती है या फिर बादल छाए रहते हैं, इस समय सरसों की फसल में माहू का प्रकोप होता है। चेपा, जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, यह कीट हल्के हरे पीले रंग का 1.0 से 1.5 मीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं तब होता है और यह मार्च माह तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इस कीट का लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। और यदि इस समय माहू का आक्रमण हो गया तो उनके फसल में काले काले कवक लग जाते हैं। सरसों के फसल में फूलों का बनना और फलियों के विकसित होने में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आक्रामित जो माहू के आक्रमण से जो प्रभावित पौधे हैं उनमें फलियां नहीं बन पाती हैं और यदि फलियां बनती भी हैं तो उसमें दाने पिचके हुए हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। सरसों का समय पर बिजाई करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके बुवाई करें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें एक है 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। ऐसी अवस्था में वो रोगर या मेटासिस्टॉक्स इसकी 1.5 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर वो इसका स्प्रे अपने खेतों में कर सकते हैं। और यदि इसका प्रकोप उनके खेतों में बहुत अधिक हो चुका है तो 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार वो इसका छिड़काव करें तो काफ़ी हद तक वो अपने फसल को आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।